दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, लेट 1400 के दशक में इटली के एक बहुत बेहतरीन फिलोसोफर थे। उनका नाम था निकोला मैकियावेली। वो एक फिलोसोफर भी थे और एक पॉलिटिकल थिंक टैंक भी थे अपने टाइम के। तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी, द प्रिंस। वैसे तो उस किताब में बहुत कुछ है सीखने के लिए। एक जिसको पॉलिटिकल एम्बिशन है उसके लिए, या फिर कोई फिलोसफी में अपनी दिलचस्पी रखता है उसके लिए, या फिर जियोपॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी रखता है उसके लिए। लेकिन उसमें एक ऐसी बात लिखी गई है जो मुझे आज के संदर्भ में बहुत ही बेहतरीन लगी और बहुत रिलेटेबल लगी। वो कैसे, मैं पहले आपको वो बात बताता हूँ। मैकियावेली ने ये कहा था कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे मेरे जितने भी दुश्मन हैं उनको एकजुट होने का मौका मिले। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि अगर कभी भी किसी भी किंग को कभी भी अपने दुश्मनों को एक साथ उन पर हमला कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा उनको अलग 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 करके डिफीट करना चाहिए। एक साथ करने से क्या होता है, उनको साथ में एकजुट होने का एक तो मौका मिल जाता है। सेक्टी वो सब मिलकर ये कहते हैं कि भाई हम सबका दुश्मन एक ही है, क्यों ना मिलकर हम उसको ख़त्म करें। तो वो आप पर हावी बहुत जल्दी हो जाएंगे। अभी जो ईरान, इसराइल और यूएसए का युद्ध चल रहा है, उसमें ये बात कहाँ पर बैठती है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले एक खबर आई थी, परसों रात को, कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने अपने जितने भी मिडिल ईस्ट के पड़ोसी हैं उनसे माफ़ी मांगी थी। उस खबर में क्या था मैं आपको बताता हूँ। Iranian President Masoud Pezeshkian surprised many observers when he apologized to the Iran neighbors for recent strike against them during an address delivered on Saturday morning as part of country's interim leadership. Apologies between the states are rare, particularly during an active conflict, and the wording stood out. Leaders usually express regret or distance themselves. कभी भी युद्ध के दौरान किसी भी पार्टी को आज तक माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा गया। ये बहुत रेयर होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। कोई भी अगर किसी भी कंट्री पे या कहीं पर भी हमला करता है तो सबसे पहले तो वो अपने आप को उस हमले से डिस्टेंस कर लेता है। वो ये बोलता है कि ये हमला हमने नहीं करा, और उससे अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने एक तो सबसे बड़ी बात माफ़ी मांगी। उस माफ़ी के दो मतलब निकले। एक तो सबसे पहली बात, वो मान रहे हैं कि वो जितने भी हमले उनके आसपास की कंट्रीज हो, चाहे यूएई हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, वहाँ पर अगर अटैक कर रहे हैं तो वो मान रहे हैं कि हाँ, ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो रिग्रेट करते हैं कि ये अटैक नहीं होना चाहिए। Pezeshkian instead directly acknowledged that the neighbor countries had been targeted and said Iranian forces had now been asked to stop striking themselves unless attack on the Iran originated from their countries. Pezeshkian ने एक तो माफ़ी भी मांगी, दूसरा ये भी कहा कि अब हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो आईआरजीसी हो, चाहे हमारे प्रॉक्सी ग्रुप्स हो, चाहे ईरान की खुद आर्मी हो, वो अब हमारे पड़ोसी देशों पे हमला नहीं करेगी तब तक जब तक उनके देश से कोई हमला ईरान पे डायरेक्टली नहीं होता। देखिए, इसमें दो बातें। सबसे पहली बात तो क्योंकि अब ऊपर की टॉप लीडरशिप ईरान की हट चुकी है, तो नीचे तक मैसेज जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप को ही पता था कि कहाँ से मैसेज शुरू करना है और कहाँ तक पहुँचना है और कौन कौन उस मैसेज को अपने सारे रूट्स तक पहुँचा सकता है। क्या होता है ना, हब एंड स्पोक मॉडल होता है। हब एंड स्पोक में क्या होता है कि एक ऊपर से लीडरशिप से आता है और नीचे स्पोक्स लगे होते हैं, धीरे 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 मैसेज अपने नीचे तक, सबसे नीचे तक पहुँच जाता है। लेकिन क्योंकि अब टॉप लीडरशिप इरेडिकेट हो चुकी है तो नीचे मैसेज पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। अगर आज की भी आप खबर देखोगे तो आज भी काफ़ी अपने पड़ोसी देशों में हमला ईरान की तरफ से कई प्रॉक्सी ग्रुप से जारी है। हो सकता है आईआरजीसी के पास सबसे पहले मैसेज पहुंचाओ तो वहां से बंद हो गया हो, लेकिन कुछ प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्ला हो गया, वो अभी भी वहां पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई डीम इट नेसेसरी टू अपोलोजाइज टू नेबरिंग कंट्रीज दैट वर अटैक। ही सेड वी डू नॉट इंटेंड टू इन्वेड नेबरिंग कंट्रीज। उन्होंने ये कहा कि एक तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, दूसरा ईरान को ऐसा कोई इंटेंट नहीं है कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को इन्वेड करें। That alone raises the first question, was this a genuine apology and why now? यूज़र जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ये जेन्युइन अपॉलॉजी है, और अगर अपॉलॉजी जेन्युइन है तो एक हफ्ते बाद क्यों? क्योंकि आप देखोगे ईरान तो शायद पहले ही दिन से अटैक करना अपने पड़ोसियों पे शुरू कर चुका था। तो अगर एक हफ्ते से अटैक हो रहा है तो आज 7 से 8 दिन बाद अपॉलॉजी क्यों आ रही है प्रेसिडेंट की तरफ से? One possibility is that the interim leadership is trying to contain the widening regional fallout. Some countries in the region have been caught in the crossfire after strikes launched by the United States and Israel on Saturday, 28th February. Pezeshkian suggested that these attacks were carried out under fire at will instructions after the initial wave of strikes killed senior Iranian commander and disrupted central command structures. अब मैं आपको ना बड़ी स्क्रीन में ये समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अपॉलॉजी जेन्युइन है, और अगर जेन्युइन है तो इतने दिन बाद क्यों आ रही है। मेरा इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आपको बताता हूँ। हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं क्या मानता हूँ कि इसमें दो बातें।
ईरान की तरफ से। सबसे पहली चीज़, ईरान ने अपना जो युद्ध है ना, अपना जो अटैक है वो ऑल आउट कर दिया। मतलब कि वो अकेले ही सबसे लड़ने लग गया। इज़राइल और यूएसए उनका एक स्पेसिफिक टारगेट है कि ईरान पे ही मारना है। लेकिन अब इज़राइल का थोड़ा टारगेट वाइडन हो चुका है क्योंकि उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जुड़ चुके हैं, बट फिर भी अटैकर सिर्फ उनका एक ही टारगेट है एंड इट्स प्रॉक्सी ग्रुप्स। लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने तो सबसे दुश्मनी ले ली एक ही बार में। वो ईरान यूएसए के बेसिस पे भी अटैक कर रहा है, इज़राइल पे भी अटैक कर रहा है, वो गल्फ कंट्रीज़ पे भी अटैक कर रहा है, कहीं नाटो कंट्रीज़ के बेसिस पे भी अटैक करने लग गया। अब वो पाकिस्तान को भी धमकी दे रहा है कि क्योंकि यूएस ने उसका बेस यूज़ करा था ड्रोन को लॉन्च करने के लिए, तो अब कह रहा है पाकिस्तान पे भी अटैक करूँगा। तो ईरान ऑल आउट हो चुका था। अब इसमें एक चीज़ तो मेरे को समझ में आती है कि बहुत ही जल्द ईरान की बहुत तेज़ी से आर्सेनल खत्म हो रही है। ये तो आप मानते ही हैं क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई तो ईरान के पास है नहीं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। लिमिटेड सप्लाई है, खुद की प्रोडक्शन भी है और कुछ चाइना और रशिया भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल जो भी सप्लाई आ रही है या उनके पास ऑलरेडी स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है। और इतना वाइड जगहों पर अगर आप अटैक करोगे तो आर्सेनल बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा और आप इस युद्ध को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं खींच पाओगे। लेकिन ईरान का जो मोटिव वो है कि इस युद्ध को प्रोलॉन्ग खींचना है। अगर यूएसए को सच में वो आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना चाहता है तो इस युद्ध को उसको प्रोलॉन्ग खींचना पड़ेगा और ये प्रोलॉन्ग खींचने के लिए उसको आर्सेनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से उसने अपना जो टारगेट था वो बहुत स्पेसिफाई कर दिया और अब ये कह दिया कि हम गल्फ कंट्रीज़ पे तब तक अटैक नहीं करेंगे जहाँ से कोई अटैक ना आए। अब उसने अपना टारगेट स्पेसिफाई कर यूएस बेसिस और इसराइल को कर दिया है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मेरी की जो कहावत थी कि कभी भी अपने सारे दुश्मन को एक साथ अटैक मत करो। अब आप ये जानते हैं कि जितनी भी गल्फ कंट्री हैं वो ईरान की फ्रेंड तो अब नहीं रही हैं, पहले भी नहीं थी। हाँ, पहले कम से कम इतना था कि मुँह से बात हो पा रही थी, मीटिंग्स हो पा रही थी। अब तो वो भी खत्म हो चुका है जब से ईरान ने उन पे अटैक करा। सेकेंडली, आपको पता ही है कि जब यूएसए अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा था ईरान के आसपास अटैक से पहले, मोहम्मद बिन सलमान वो कांस्टेंट कांटेक्ट में थे विद ट्रम्प और वो एक ही बात कह रहे थे। सबसे पहले तो वो इंटेल प्रोवाइड करवा रहे थे कि कैसे कैसे ईरान की तैयारी चल रही है डिप्लोमेटिकली, फर्स्ट। सेकंड, वो एक ही बात कह रहे थे कि जब आपने मतलब यूएसए और इसराइल ने 2025 में अपना जो ऑपरेशन चलाया था अगेंस्ट ईरान, द ऑपरेशन राइजिंग लाइन बाय इसराइल एंड द मिडनाइट हैमर बाय यूएसए, उसमें अपना काम अधूरा छोड़ दिया था। अधूरा काम मतलब उन्होंने खमेनी रजीम को इरेडिकेट नहीं की, वो बच गई थी। मोहम्मद बिन सलमान ने इस बार जितनी भी बार अटैक होने से पहले बात हुई है ट्रम्प से, उसने एक ही बात को दोहराया है कि अगर आप अपना ऑपरेशन अब ये स्टार्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि अब की बार आपका जो मोटिव है वो क्लियरली अचीव होना चाहिए और मोटिव है खमेनी रजीम का इरेडिकेशन, टोटल इरेडिकेशन। ये बहुत क्लियर बात थी गल्फ कंट्रीज़ की कि अगर यूएसए और इसराइल अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर उनका जो मोटिव है वो अचीव होना ही चाहिए। अगर वो अचीव नहीं होगा तो आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट ना करें। तो इससे ये तो पता लग गया कि गल्फ कंट्री जो थी वो ईरान की फ्रेंड तो थी नहीं, दे आर एनिमीज। लेकिन ईरान को अपने सारे के सारे एनिमीज को एक साथ अटैक नहीं करना चाहिए था। उससे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, एक तो आर्सेनल बहुत जल्दी खर्च होता है। दूसरी चीज़, सारे के सारे आपके एनिमीज जो हैं उनको साथ में मिलकर आप पे अटैक करने का मौका मिल जाता है, प्लस उनकी साथ में साथ गांठ हो जाती है जिसकी वजह से आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। प्लस आपने देखो ईरान ने एट द एंड ऑफ द डे, मैंने पहले भी आपको बताया है, द एंड गोल जो इसका निष्कर्ष निकलेगा इस युद्ध का, वो निकलेगा कि कम्युनल रेजिम एरेडिकेट होगी, ईरान विल फॉल। लेकिन ईरान को ये बात पता है अच्छे से कि ये होना है, लेकिन वो चाहता है कि जब मैं जाऊं तो यूएसए को बहुत अच्छे से चोट पहुंचा कर जाऊं, उस आर्थिक स्तर पर वो बहुत अच्छे से उसको फ्रैक्चर कर जाऊं। तो अगर वो फ्रैक्चर करना है तो इस युद्ध को प्रोलॉन्ग खींचना पड़ेगा। अगर वो सारे के सारे दो आपस में मिल जाते हैं अगेंस्ट ईरान तो ये गोल जो है ईरान का वो अचीव नहीं हो पाएगा। ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से यूएसए के आर्थिक रूप इतना संकट नहीं आएगा कि ट्रम्प की सरकार गिरने तक की बात आ जाए। तो अगर ईरान को ये गोल अचीव करना था तो वो एक एक करके अपने दुश्मन पर अटैक करे जिसकी वजह से उसको भी टाइम मिले, प्लस अपना आर्सेनल कॉन्सेंट्रेट करके एक ही जगह पे मार सके।